नमस्कार शिक्षार्थियों, आप सभी का शिक्षा के इस ऑनलाइन मंच पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग कक्षा 11वीं की भूगोल की पाठ्यपुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के अंतर्गत अध्याय 7 भू आकृतियाँ तथा उनका विकास के भाग 1 के बारे में चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ कि इस चर्चा के उपरांत आप सभी प्रवाहित जल द्वारा निर्मित अपर्दित स्थल रूप तथा निक्षेपित स्थल रूप के बारे में जान सकेंगे। पृथ्वी के धरातल का निर्माण करने वाले पदार्थों पर अपक्षय की प्रक्रिया के पश्चात भू आकृतिक जैसे प्रवाहित जल, भूमिगत जल, वायु, हिमनद तथा तरंग अपर्दन करते हैं। आप यह जानते हैं कि अपर्दन और निक्षेपण प्रक्रिया धरातलीय स्वरूप को बदल देता है। आइए अब हम प्रवाहित जल द्वारा निर्मित अपर्दित तथा निक्षेपित स्थल रूप के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। आर्द्र प्रदेशों में जहां अत्यधिक वर्षा होती है, प्रवाहित जल सबसे महत्वपूर्ण भू आकृतिक कारक है जो धरातल के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। प्रवाहित जल के दो तत्व हैं। पहला, धरातल पर परत के रूप में फैला हुआ प्रवाह। दूसरा, रैखिक प्रवाह जो घाटियों में नदियों, सरिताओं के रूप में बहता है। प्रवाहित जल द्वारा निर्मित अधिकतर अपर्दित स्थल रूप ढाल प्रवणता के अनुरूप बहती हुई नदियों की आक्रामक युवावस्था से संबंधित है। कालांतर में तेज ढाल लगातार अपर्दन के कारण मंद ढाल में परिवर्तित हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप नदियों का वेग कम हो जाता है, जिससे निक्षेपण आरंभ होता है। तेज ढाल से बहती हुई सरिताएं भी कुछ निक्षेपित भू आकृतियां बनाती हैं, लेकिन ये नदियों के मध्यम तथा धीमे ढाल पर बने आकारों की अपेक्षा बहुत कम होते हैं। प्रवाहित जल का ढाल जितना मंद होगा, उतना ही अधिक निक्षेपण होगा। जब लगातार अपर्दन के कारण नदी तल समतल हो जाए तो अधोमुखी कटाव कम हो जाता है और तटों का पार्श्व अपर्दन बढ़ जाता है और इसके फलस्वरूप पहाड़ियां और घाटियां समतल मैदानों में परिवर्तित हो जाते हैं। स्थल प्रवाह अर्थात ओवरलैंड फ्लो परत अपर्दन के कारण है। परत प्रवाह धरातल की अनियमितताओं के आधार पर संकीर्ण व विस्तृत मार्गों पर हो सकता है। प्रवाहित जल के घर्षण के कारण बहते हुए जल द्वारा कम या अधिक मात्रा में बहाकर लाए गए तलछटों के कारण छोटी व तंग क्षुद्र सरिताएं बनती हैं। ये क्षुद्र सरिताएं धीरे धीरे लंबी और विस्तृत अवनालिकाओं में विकसित होती हैं। ये अवनालिकाओं कालांतर में अधिक गहरी, चौड़ी तथा लंबाई में विस्तृत होकर एक दूसरे में समाहित होकर घाटियों का जाल बनाती हैं। प्रारंभिक अवस्थाओं में अधोमुखी कटाव अधिक होता है, जिससे अनियमितताएं जैसे जलप्रपात व सोपानी जलप्रपात आदि लुप्त हो जाते हैं। मध्यावस्था में सरिताएं नदी तल में धीमा कटाव करती है और घाटियों में पार्श्व अपर्दन अधिक होता है। कालांतर में घाटियों के किनारे की ढाल मंद होती जाती है। इसी प्रकार अपवाह बेसिन के मध्य विभाजक तक निम्न होते जाते हैं, जब तक ये पूर्णतः समतल नहीं हो जाते और अंततः एक धीमे उच्चावच का निर्माण होता है, जिसमें यत्र तत्र अवरोधी चट्टानों के अवशेष दिखाई देते हैं, जिन्हें मोनाडनोक कहते हैं। नदी के अपर्दन के द्वारा बनाए इस प्रकार के मैदान संप्राय मैदान या पेनीप्लेन कहलाते हैं। युवावस्था में नदियों की संख्या बहुत कम होती है।
ये नदियां उथली वी आकार की घाटी बनाती हैं, जिनमें बाढ़ के मैदान लगभग अनुपस्थित या संकड़े बाढ़ मैदान मुख्य नदी के साथ साथ पाए जाते हैं। जल विभाजक अत्यधिक विस्तृत व समतल होते हैं, जिनमें दलदल व झीलें होती हैं। इन ऊंचे समतल धरातल पर नदी विसर्प विकसित हो जाते हैं। ये विसर्प अंततः ऊंचे धरातलों में गभीरभूत हो जाते हैं, अर्थात विसर्प की तली में निम्न कटाव होता है और ये गहराई में बढ़ते हैं। जहां अनावृत कठोर चट्टानें पाई जाती हैं, वहां जलप्रपात व शिप्रिकाएं बन जाते हैं। प्रौढ़ावस्था में नदियों में जल की मात्रा अधिक होती है और सहायक नदियां भी इसमें आकर मिलती हैं। नदी घाटियां वी आकार की होती हैं, लेकिन गहरी होती हैं। मुख्य नदी के व्यापक और विस्तृत होने से विस्तृत बाढ़ के मैदान पाए जाते हैं, जिसमें घाटी के भीतर ही नदी विसर्प बनाती हुई प्रवाहित होती है। युवावस्था में निर्मित समतल, विस्तृत व अंतर नदीय दलदली क्षेत्र लुप्त हो जाते हैं और नदी विभाजक स्पष्ट होते हैं। जलप्रपात व शिप्रिकाएं लुप्त हो जाती हैं। वृद्धावस्था में छोटी सहायक नदियां कम होती हैं और ढाल मंद होता है। नदियां स्वतंत्र रूप से विस्तृत बाढ़ के मैदानों में बहती हुई नदी विसर्प, प्राकृतिक तटबंध, गोखुर झील आदि बनाती हैं। विभाजक विस्तृत तथा समतल होते हैं, जिनमें झील और दलदल पाए जाते हैं। अधिकतर भूदृश्य समुद्र तल के बराबर या थोड़े ऊंचे होते हैं। आइए अब हम नदियों द्वारा निर्मित अपर्दित स्थल रूपों की चर्चा करते हैं। घाटियां। घाटियों का प्रारंभ तंग व छोटी छोटी क्षुद्र सरिताओं से होता है। ये क्षुद्र सरिताएं धीरे धीरे लंबी व विस्तृत अवनालिकाओं में विकसित हो जाती हैं। ये अवनालिकाएं धीरे धीरे और गहरी होती जाती हैं। ये चौड़ी व लंबी होकर घाटियों का रूप धारण करती हैं। लंबाई, चौड़ाई एवं आकृति के आधार पर ये घाटियां वी आकार की घाटी, गॉर्ज, कैनियन आदि में वर्गीकृत की जा सकती है। गॉर्ज एक गहरी संकरी घाटी है, जिसके दोनों पार्श्व तीव्र ढाल के होते हैं। एक कैनियन के किनारे भी खड़ी ढाल वाले होते हैं और यह भी गॉर्ज की ही भांति गहरी होती है। गॉर्ज की चौड़ाई इसके तल व ऊपरी भाग में लगभग एक समान होती है। इसके विपरीत एक कैनियन तल की अपेक्षा ऊपरी भाग अधिक चौड़ा होता है। वास्तव में कैनियन गॉर्ज का ही एक दूसरा रूप है। चट्टानों के प्रकार और संरचना पर घाटी का प्रकार निर्भर होता है। उदाहरणार्थ, कैनियन का निर्माण प्रायः अवसादी चट्टानों के क्षैतिज स्तरण में पाए जाने से होता है तथा गॉर्ज कठोर चट्टानों में बनता है। जलगर्तिका तथा अवनमित कुंड। पहाड़ी क्षेत्रों में नदी तल में अपर्दित छोटे चट्टानी टुकड़े छोटे गर्तों में फंसकर वृत्ताकार रूप में घूमते हैं, जिन्हें जलगर्तिका कहते हैं। एक बार छोटे व उथले गर्तों के बन जाने पर कंकड़, पत्थर व गुलाश्म इन गर्तों में एकत्रित हो जाते हैं और प्रवाहित जल के साथ घूमते हैं और धीरे धीरे इन गर्तों का आकार बढ़ता जाता है। यह गर्त आपस में मिल जाते हैं और कालांतर में नदी घाटी गहरी होती जाती है। जलप्रपात के तल में भी एक गहरे व बड़े जलगर्तिका का निर्माण होता है, जो जल के ऊंचाई से गिरने व उनमें शिलाखंडों के वृत्ताकार घूमने से निर्मित होते हैं।
जलप्रपातों के तल में ऐसे विशाल व गहरे कुंड अवनमित कुंड कहलाते हैं। अधः कर्तित विसर्प या गभीरभूत विसर्प। तीव्र ढालों में तीव्रता से बहती हुई नदियां सामान्यतः नदी तल पर अपरदन करती हैं। तीव्र नदी ढालों में भी पार्श्व अपरदन अधिक नहीं होता, लेकिन मंद ढालों पर बहती हुई नदियां अधिक पार्श्व अपरदन करती हैं। क्षैतिज अपरदन अधिक होने के कारण मंद ढालों पर बहती हुई नदियां वक्रित होकर बहती हैं या नदी विसर्प बनाती है। नदी विसर्पों का बाढ़ मैदानों और डेल्टा मैदानों पर पाया जाना एक सामान्य बात है, क्योंकि यहाँ नदी का ढाल बहुत मंद होता है। कठोर चट्टानों में भी गहरे कटे हुए और विस्तृत विसर्प मिलते हैं। इन विसर्पों को अधः कर्तित विसर्प या गभीरभूत विसर्प कहा जाता है। नदी वेदिकाएं। नदी वेदिकाएं प्रारंभिक बाढ़ मैदानों या पुरानी नदी घाटियों के तलों के चिन्ह हैं। ये जलोढ़ रहित मूलाधार चट्टानों के धरातल या नदियों के तल हैं, जो निक्षेपित जलोढ़ वेदिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। नदी वेदिकाएं मुख्यतः अपर्दित स्थल रूप है, क्योंकि ये नदी निक्षेपित बाढ़ मैदानों के लंबवत अपर्दन से निर्मित होते हैं। विभिन्न ऊंचाइयों पर कई वेदिकाएं हो सकती हैं, जो आरंभिक नदी जल स्तर को दर्शाते हैं। नदी वेदिकाएं नदी के दोनों तरफ समान ऊंचाई वाली हो सकती हैं और इनके इस स्वरूप को युग्म वेदिकाएं कहते हैं। अब हम निक्षेपित स्थल स्वरूप के बारे में जानेंगे। जलोढ़ पंख। जब नदी उच्च स्थलों से बहती हुई गिरिपद व मंद ढाल के मैदानों में प्रवेश करती हैं, तो जलोढ़ पंख का निर्माण होता है। साधारणतया पर्वतीय क्षेत्रों में बहने वाली नदियां भारी व स्थूल आकार के नद्य भार को वहन करती हैं। मंद ढालों पर नदियां यह भार वहन करने में असमर्थ होती हैं, तो यह शंकु के आकार में निक्षेपित हो जाता है, जिसे जलोढ़ पंख कहते हैं। ये नदियां जलोढ़ पंखों से बहती हैं। वे अपने वास्तविक वाह्य मार्ग को बहुत दूर तक नहीं बहाती, बल्कि अपना मार्ग बदल लेती हैं और कई शाखाओं में बट जाती हैं, जिन्हें जल वितरिकाएं कहते हैं। आर्द्र प्रदेशों में जलोढ़ पंख प्रायः निम्न शंकु की आकृति तथा शीर्ष से पाद तक मंद ढाल वाले होते हैं। शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेशों में ये तीव्र ढाल वाले उच्च शंकु बनाते हैं। डेल्टा। डेल्टा जलोढ़ पंखों की ही भांति होते हैं, लेकिन इनके विकसित होने का स्थान भिन्न होता है। नदी अपने द्वारा लाए हुए पदार्थों को समुद्र के किनारे बिखेर देती है। अगर यह भार समुद्र में दूर तक नहीं ले जाया गया, तो यह तट के साथ ही शंकु के रूप में एक साथ फैल जाता है। जलोढ़ पंखों के विपरीत डेल्टा का निक्षेप व्यवस्थित होता है और इनका जलोढ़ स्तरित होता है, अर्थात मोटे पदार्थ तट के निकट व बारीक कण सागर में दूर तक जमा हो जाता है। जैसे जैसे डेल्टा का आकार बढ़ता है, नदी वितरिकाओं की लंबाई बढ़ती जाती है और डेल्टा सागर के अंदर तक बढ़ता रहता है। बाढ़ मैदान, प्राकृतिक तटबंध तथा विसर्पी रोधिका। बाढ़ के मैदान नदी निक्षेपण के मुख्य स्थल रूप हैं। जब नदी तीव्र ढाल से मंद ढाल में प्रवेश करती है, तो बड़े आकार के पदार्थ पहले ही निक्षेपित हो जाते हैं। इसी प्रकार
बारीक पदार्थ जैसे रेत, चीका मिट्टी और गाद आदि अपेक्षाकृत मंद ढालों पर बहने वाली कम वेग वाली जल धाराओं से मिलते हैं और जब बाढ़ आने पर पानी तटों पर फैलता है तो ये उस तल पर जमा हो जाते हैं। नदी निक्षेप से बने ऐसे तल सक्रिय बाढ़ के मैदान कहलाते हैं। तलों से ऊंचाई पर बने तटों को असक्रिय बाढ़ के मैदान कहते हैं। असक्रिय बाढ़ के मैदान जो तटों के ऊपर ऊंचाई पर होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के निक्षेपों से बने होते हैं, बाढ़ निक्षेप व सरिता निक्षेप। मैदानी भागों में नदियां प्रायः क्षैतिज दिशा में अपना मार्ग बदलती हैं और कटा हुआ मार्ग धीरे धीरे भर जाता है। बाढ़ मैदानों के ऐसे क्षेत्र जो नदियों के कटे हुए या छूटे हुए भाग हैं, उनमें स्थूल पदार्थों के जमाव होते हैं। ऐसे जमाव जो बाढ़ के पानी के फैलने से बनते हैं, अपेक्षाकृत महीन कणों, चिकनी मिट्टी, गाद आदि के होते हैं। ऐसे बाढ़ मैदान जो डेल्टाओं में बनते हैं, उन्हें डेल्टा मैदान कहते हैं। प्राकृतिक तटबंध बड़ी नदियों के किनारे पाए जाते हैं। ये तटबंध नदियों के पार्श्वों में स्थूल पदार्थों के रैखिक, निम्न व समानांतर कटक के रूप में पाए जाते हैं, जो कई स्थानों पर कटे हुए होते हैं। नदी रोधिकाएं या विसर्पी रोधिकाएं बड़ी नदी विसर्पों के अवतल ढालों पर पाई जाती हैं और ये रोधिकाएं प्रवाहित जल द्वारा लाए गए तलछटों के नदी किनारों पर निक्षेपण के कारण बनी है। इनकी चौड़ाई व परिच्छेदिका लगभग एक समान होती है और इनके अवसाद मिश्रित आकार के होते हैं। नदी विसर्प। विस्तृत बाढ़ व डेल्टा मैदानों में नदियां शायद ही सीधे मार्गों में बहती हैं। बाढ़ व डेल्टाई मैदानों पर लूप जैसे चैनल प्रारूप विकसित होते हैं, जिन्हें विसर्प कहा जाता है। विसर्प एक स्थल रूप न होकर एक प्रकार का चैनल प्रारूप है। नदी विसर्प के निर्मित होने के कारण निम्नलिखित हैं। पहला, मंद ढाल पर बहते जल में तटों पर क्षैतिज व पार्श्विक कटाव। दूसरा, तटों पर जलोढ़ का अनियमित व असंगठित जमाव। तीसरा, प्रवाहित जल का कोरियोलिस प्रभाव से विक्षेपण, ठीक उसी प्रकार जैसे कोरियोलिस बल से वायु प्रवाह विक्षेपित होता है। जब चैनल की ढाल प्रवणता अधिक मंद हो जाती है तो नदी में पानी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा पार्श्वों का कटाव अधिक होता है। नदी तटों पर थोड़ी सी अनियमितताएं भी धीरे धीरे मोड़ों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। यह मोड़ नदी के अंदरूनी भाग में जलोढ़ जमाव के कारण गहरे हो जाते हैं और बाहरी किनारा अपर्दित होता है। अगर अपर्दन, निक्षेपण तथा निम्न कटाव ना हो तो विसर्प की प्रवृत्ति कम होती जाती है। प्रायः बड़ी नदियों के विसर्प में अवतल किनारों पर सक्रिय निक्षेपण होते हैं और उत्तल किनारों पर अधोमुखी कटाव होते हैं। अवतल किनारे कटाव किनारों के रूप में भी जाने जाते हैं, जो अधिक अपर्दन से तीव्र कगार के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। उत्तल किनारों का ढाल मंद होता है और विसर्पों के गहरे छल्ले के आकार में विकसित हो जाने पर ये अंदरूनी भागों पर अपर्दन के कारण कट जाते हैं और गोखुर झील बन जाती है। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आपने प्रवाहित जल द्वारा निर्मित अपर्दित तथा निक्षेपित स्थल स्वरूपों के बारे में जाना।
आइए अब ये जानने का वक्त है कि आपने क्या सीखा। तो आइए और इन प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश कीजिए। प्रश्न संख्या 1, युवावस्था में नदियां उथली डैश आकार की घाटी बनाती है। प्रश्न संख्या 2, बाढ़ व डेल्टाई मैदानों पर लूप जैसे चैनल प्रारूप विकसित होते हैं जिन्हें डैश कहा जाता है। प्रश्न संख्या 3, असक्रिय बाढ़ के मैदान मुख्यतः दो प्रकार के निक्षेपों से बने होते हैं, डैश निक्षेप व डैश निक्षेप। प्रश्न संख्या 4, जलोढ़ पंखों के विपरीत डेल्टा का निक्षेप डैश होता है। प्रश्न संख्या 5, डैश एक गहरी संकरी घाटी है जिसके दोनों पार्श्व तीव्र ढाल के होते हैं। तो प्रिय शिक्षार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप सब ने इन सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए होंगे और ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगली कक्षा में हम इसी पाठ के दूसरे भाग में भौमजल तथा पवनों द्वारा निर्मित स्थल रूपों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की कक्षा समाप्त करता हूं और आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।